नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का महाराष्ट्र दौरा है। 4 बजे मुंबई में वो जनसभा करेंगे। सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम के पक्ष में वो जनसभा करेंगे। शाम 5:30 पर मुंबई में दूसरी जनसभा करेंगे सीएम। वहीं बता दें आपको, मिहिर चंद्रकांत कोटेचा के पक्ष में वहां पर वो जनसभा करेंगे। शाम 7:45 पर तीसरी जनसभा सीएम धामी के द्वारा की जाएगी बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल के पक्ष में। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं सीएम धामी के दौरे से जुड़ी हुई। सीएम धामी आज महाराष्ट्र दौरे पर है और पूरे दिन का शेड्यूल जो है उनका तैयार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का महाराष्ट्र दौरा। 4 बजे मुंबई में वो जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम के पक्ष में वो जनसभा करेंगे। शाम 5:30 पर मुंबई में दूसरी जनसभा करेंगे। शाम 5:30 पर मुंबई में दूसरी जनसभा करने के बाद शाम 7:45 पर वो तीसरी जनसभा करेंगे। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, महाराष्ट्र दौरा सीएम धामी का कितने महीनों में खास रहने वाला है? बिल्कुल, जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है, मतदान का समय नजदीक आ रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ जनसभाएं, ताबड़तोड़ रोड शो सभी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिखाई दे रहे हैं। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, साथ ही उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान संपन्न हो गया था, सभी 5 सीटों पर मतदान हो गया और उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से अतिरिक्त राज्यों में, अन्य राज्यों में जहां जहां से भी प्रत्याशियों की डिमांड आ रही है, वहां वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों में जो जनसैलाब उमड़ करके सामने आ रहा है, उससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यों पर कहीं कहीं जनता भी मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी उत्तराखंड में लागू किए गए कानूनों को भी पूरे देश भर में लागू करने के लिए अपने संकल्प पत्र में रखा है, यानी कि चुनावी एजेंडे में जनता के सामने रखा है कि अगर हम तीसरी बार फिर से अपनी सरकार बनाते हैं तो उत्तराखंड में लागू किए गए, चाहे वो समान नागरिक संहिता जैसे कानून हो, नकल विरोधी सशक्त कानून हो या फिर अन्य कानून हो, उन सबको देश भर में लागू किया जाए। ये स्वाभाविक ही बात है देवभूमि की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो इसी वजह से उनकी जो बढ़ती लोकप्रियता है वो लगातार एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं और युवा सम्मेलन हो, रोड शो हो, इसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो महाराष्ट्र में है। मुंबई में आज वो 4 बजे वहां पहुंचेंगे। 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक वो ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। और 3 उनकी बड़ी जो जनसभाएं हैं, उन जनसभाओं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। तो आज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो मुंबई महाराष्ट्र का है और वहां पर जो चुनावी जो 5वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 बड़ी जनसभाएं करने वाले हैं। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा पहला मॉडल मदरसा। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। मॉडल मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकों का सिलेबस होगा। मॉडल मदरसों में एक्स आर्मी मैन अपनी सेवाएं दे सकेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें, देशभक्ति की भावना से प्रेरित शिक्षा छात्रों को दी जाएगी। मदरसों में सुबह की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के मदरसों से जुड़ी हुई। एक बड़ा फेरबदल मदरसों में किया गया है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अब मदरसों को जल्द ही पहला मॉडल मिलेगा और जो तैयारियां की गई हैं उसमें एनसीईआरटी की पुस्तकों का सिलेबस होगा
मदरसे जो है उसमें एक्स आर्मी मैन अपनी सेवाएं भी दे सकेंगे और साथ ही साथ देशभक्ति की भावना से प्रेरित शिक्षा जो है वो मदरसों में छात्रों को दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुबह की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से होगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, मदरसों में एक नया फेरबदल किया गया है, क्या अपडेट है? बिल्कुल भारती, आपको बता दें क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक शिक्षा सभी जाति धर्म के लोगों को मिलनी चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए। इसी के उद्देश्य को पूरा करते हुए अभी तक मदरसों की जो पढ़ाई थी वो सिर्फ एक धर्म विशेष के जो छात्र थे वही वहां पर जाते थे और उनको एक धर्म विशेष का ही ज्ञान अर्जित किया जाता था, उनको दिया जाता था। अब मदरसा बोर्ड के द्वारा और मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये निर्णय लिया गया है सरकार की के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कि सभी जो छात्र हैं मदरसों में जो पढ़ने के लिए आते हैं, मुस्लिम समाज के जो छात्र हैं, उनको सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो एजुकेशन प्रणाली है, जो एनसीईआरटी की जो शिक्षा प्रणाली है, उस पद्धति को भी मदरसों में भी लागू किया जाए ताकि जो मदरसों में पढ़ने वाले जो मुस्लिम धर्म के जो छात्र हैं उनको धार्मिक शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी मिले, उनको रोजगार परक जो शिक्षा मिले, उनको वहां पर जो आजकल जो मॉडल मदरसे, इसीलिए उनको मॉडल मदरसे का नाम दिया गया है कि मॉडर्न तरीके से जो शिक्षा प्रणाली है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को मदरसों में भी लागू किया जाए। जहां वो जहां एक और आपका कहना है कि जो मदरसा जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सादाब शम्स, उन्होंने ये जानकारी दी है। ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा जो कहा गया, ये आज पहली बार नहीं कहा गया, ये इससे पहले भी उन्होंने कहा है और ये सरकार का कानून है, सरकार ने ये अपनी मंशा जाहिर की है, ये इसमें वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मदरसा बोर्ड और सरकार का ये उद्देश्य है कि सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए और जहां पर जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसको जो अन्य जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो मुस्लिम धर्म के मदरसों में पढ़ने वाले उन बच्चों को भी वैसे ही डिजिटाइजेशन होना चाहिए, वैसे ही जो मॉडर्न जो डिजिटल डैशबोर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके का जो पद्धति है उससे कहीं न कहीं जो सिलेबस में है, चाहे वो रामचरितमानस का जो उसमें वर्णन है वो भी पढ़ाया जाएगा, वही राष्ट्रगान जो सभी स्कूलों में कराया जाता है, जैसे शिक्षा शुरू होते ही सुबह तो वो राष्ट्रगान मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो धार्मिक शिक्षा मदरसों में पढ़ाई जा रही थी उसके साथ सरकार का कोई मतलब नहीं छेड़खानी का, लेकिन उसके अतिरिक्त जो शिक्षा है वो भी मदरसों में पढ़ाई जाए ताकि मुस्लिम धर्म के जो बच्चे हैं उनको भी बेहतर शिक्षा मिल सके। बिल्कुल पवन, सरकार की तरफ से जो सराहनीय कदम उठाया गया है ये कितना प्रभावी साबित होने वाला है और बच्चों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल भारती, जब जो आज के परिवेश में जिस शिक्षा की आज मानव को जरूरत है, आज बच्चों को जरूरत है, उस शिक्षा को अन्य स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। जो सक्षम लोग हैं वो सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त जो एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम है, जो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसमें अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों ना जो मुस्लिम धर्म के जो गरीब बच्चे हैं जो मदरसों में जाकर के पढ़ाई करते हैं उनको धार्मिक शिक्षा ही सिर्फ अभी तक मिल रही थी, उनको धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त जब उनको टेक्निकल एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन के रूप में जब उनको उसके अध्ययन होगा तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगी, जो उनके साथ जो कार्य क्षमता है वो उनकी बेहतर होगी, समाज में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने की उनके अंदर ताकत मिलेगी। उनको जो आज समाज को आवश्यक है, समाज में जो आवश्यक शिक्षा है वो उनको जब मिलेगी तो जाहिर सी बात है उनका स्किल डेवलपमेंट होगा और उनका मानसिक विकास होगा, समाज का निर्माण होगा और स्वस्थ परंपरा और स्वस्थ जो बच्चे भविष्य का रूप होते हैं उनको भविष्य में उनको रोजगार परक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उनका हिस्सेदारी होगी। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
हरिद्वार के शिवालिक नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है। यहां शिवालिक नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष और युवा मोर्चा के नेताओं ने अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार और अन्य कर्मचारियों को धमकाते हुए और उनके साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता स्ट्रीट लाइट संबंधी समस्या को लेकर ईओ ऑफिस पहुंचे थे। मामले में सुरक्षाकर्मी की ओर से मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं अभद्रता से नाराज पालिका के सफाई कर्मचारियों ने कोतवाली का घेराव किया और कार्य बहिष्कार पर चले गए। 9 तारीख को 11 साढ़े 11 के बाद ईओ साहब के ऑफिस में 4-5 लड़के घुसे और मतलब काफ़ी हो हंगामा किया। उसके बाद 3-4 मिनट बाद मैं भी भाई मैं वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, कृष्ण कुमार मेरा नाम है। तो 3-4 मिनट में ही पहुँचा तो वहाँ मतलब बहुत ज़ोर से अपशब्द वगैरह बोले जा रहे थे ईओ साहब को। मैंने काफ़ी देर छोड़ छुड़ाव किया, फिर मेरे साथ हाथापाई भी हुई। तो उत्तराखंड के हरिद्वार की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ईओ से हुई गाली गलौज और धक्का मुक्की के मामले में यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जहां पर शिवालिक नगर पालिका कैंपस में हंगामा मच गया और आरोप है कि कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की यहां पर दबंगई जो है वो सामने आई है। शिवपुरी में मेरठ के नोकल सिस्टम कंपनी के प्रोजेक्ट हेड अंकुर गोयल रविवार की सुबह ऋषिकेश के शिवपुरी क्षेत्र में गंगा में नहाते हुए तेज बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए साथी युवक आगे बढ़ा तो वह भी डूबने लगा, जिसे आसपास खड़े लोगों ने पानी से बाहर खींचा। एसडीआरएफ की टीम सर्चिंग में जुटी हुई है। अंकुर गोयल अपनी कंपनी के 35 लोगों के साथ यहां आए हुए थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अंकुर गोयल गंगा में रिटर्न टू सेंटर रैपिड तक बह चुका था। उसके बाद उनका पता चल नहीं पाया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार अंकुर गोयल अपनी कंपनी के 35 अन्य साथियों के साथ शुक्रवार को होटल ग्रैंड शिवा शिवपुरी में रुके हुए थे। उनके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। राजधानी देहरादून की स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर अब भाजपा के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के विधायक खजान दास ने सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा था। वहीं अब एक और विधायक ने सवाल उठा दिया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसे काम नहीं हो पाया है। तो देहरादून की एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा के नेताओं ने ही स्मार्ट सिटी के बनने पर सवाल उठा दिए हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम होना चाहिए था उस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी जो देहरादून में बनाने की जो बात चल रही है उसको लेकर सरकार ने तमाम रणनीति तैयार की थी और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। इसी दौरान भाजपा के विधायकों के द्वारा ही सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के विधायक एक के बाद एक स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाते जा रहे हैं और अभी हाल ही में भाजपा के विधायक के द्वारा यह बयान सामने आया है कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हो रहा है।
जसपुर क्षेत्र में बेहतर इलाज से वंचित लोगों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब जसपुर क्षेत्र वासियों को इस समस्या से भी निजात मिल चुका है। क्योंकि डॉक्टर जतिन गर्ग ने जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल को लेकर जसपुर क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात दी है, जहां काबिल डॉक्टर के साथ साथ अच्छे स्टाफ की टीम तैयार कर जसपुर क्षेत्र वासियों को बहुत कम फीस में इलाज किया जा रहा है। और इस इलाज की वजह से क्षेत्रवासियों में भी काफी प्रशंसा का माहौल बना हुआ है। इलाज के लिए आ रहे लोग खुश होकर अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों को बेहतर इलाज मिले, यही हमारा लक्ष्य है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लंबे समय से भुगतान के लिए तरस रहे अस्पताल स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। अटल आयुष्मान के तहत भारत सरकार के टीएमएस पोर्टल में दिक्कत आ रही थी, उसे अब दूर कर लिया गया है और लंबित 3 महीने के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक क्लेम मैनेजमेंट वीएस टोलिया ने दी है। बता दें कि पिछले 2-3 माह से राज्य के कई अस्पतालों के 75 करोड़ के करीब का भुगतान नहीं हो पाया था। भुगतान न होने की वजह से टीएमएस पोर्टल में तकनीकी खराबी बताई गई थी। अब तकनीकी दिक्कतें दूर कर दी गई हैं और भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। होती है और एक हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनएचए जो बॉडी है उसके द्वारा निर्मित जो हमारा पोर्टल है टीएमएस पोर्टल, उसके माध्यम से होती है। पिछले दिनों माह फरवरी में इसका पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन उनके द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आई थी और जिसके लिए राज्य की टीम और भारत सरकार की टीम परस्पर निरंतर रोज बैठकर उसकी जो तकनीकी दिक्कतें थी उसको सुधारने में लगी थी और आज के तारीख में वो दिक्कतें दूर हो गई और भुगतान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हाँ, मानता हूं कि इस समय में थोड़ी भुगतान में दिक्कतें जरूर आई है, क्योंकि वो पोर्टल पर आधारित हमारी पूरी योजना चलती है। ऑनलाइन फेसलेस कागज उसमें प्रयोग में नहीं आता है, जिसके तहत ये दिक्कतें उत्पन्न हुई। नगर निगम ने रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर लिए हैं, जिन्हें नोटिस भी भेजा गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि संबंधित लोगों को 15 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है, जबकि इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। वहीं 11 मार्च 2016 के बाद सरकारी जमीन पर बने भवनों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई थी। टास्क फोर्स ने मौके पर जाकर सर्वे किए, जहां बस्तियों में करीब 525 भवन चिन्हित किए गए। इनमें से 89 मकान नगर निगम, 12 मकान नगर पालिका मसूरी, 415 मकान एमडीडीए और 9 मकान राज्य सरकार की भूमि पर बने हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकारी जमीन पर लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं, जिसके लिए टास्क फोर्स जो है वो सरकार की तरफ से गठित की गई है और साथ ही साथ लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि वो पहले ही अपने मकान छोड़कर वहां से चले जाएं, यानी कि जमीन जो अतिक्रमण कर रखा है उसको वो खाली कर दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर सरकार की तरफ से संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि मकान बनाने पर सरकार के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और 15 मई तक की मोहलत जो है वो सरकार की तरफ से जमीन खाली करने के लिए दी गई है। में विरोध हुआ था, परंतु चूंकि मामला माननीय न्यायालय से संबंधित है और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करना हमारा दायित्व भी है, तो उसके क्रम में ही कार्रवाई की जा रही है। कोई भी प्रक्रिया विधि विरुद्ध नहीं की जा रही है, विधि अनुसार ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। एक सर
सिद्धपीठ मां ज्वालपा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर दो पक्षों में छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज सिद्धपीठ मां ज्वालपा देवी मंदिर ब्रह्मा स्वरूप के सौंदर्यीकरण के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने तथा ब्रह्मा स्वरूप के सौंदर्यीकरण को लेकर दो पक्ष आपस में आमने सामने आ गए हैं। जहां मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने को लेकर ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट मांग कर रहा है कि ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि न्यायालय से भी मंदिर के पुनर्निर्माण न किए जाने के स्पष्ट आदेश आए हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूजा और मंदिर समिति ज्वालपा धाम के अध्यक्ष सतीश चंद्र का कहना है कि मंदिर में के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, बल्कि मंदिर का जो ब्राहा स्वरूप है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर भूमि पूजन किया गया है। बताया कि न्यायालय के आदेश की कोई भी अवहेलना नहीं की जा रही है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि लगातार मंदिर समिति द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर निर्माण कार्य मंदिर परिसर में करवाया जा रहा है, जिसका भी विरोध करते हैं। कौन लोग हैं? लोकल है ना, यही स्थानीय है ना, रोजगार मिला है ना। और जब इसका बड़ा स्वरूप होगा तो और अच्छा, फिर अधिकतर लोग इसका लाभ लेते हैं, रोजगार भी पाए। उसका स्वरूप बड़ा किया है तो श्रद्धालु आएंगे, यहाँ भी श्रद्धालु बड़ी संख्या बढ़ेगी, तो उनके लिए अच्छा होगा। देखिए, मेरा पक्ष विपक्ष मेरे सामने कुछ है ही नहीं। मेरे सामने माँ का दरबार है और माँ ज्वालपा है, और हम लोग भी उसमें कितना हाथ बटा सकते हैं, ये मेरा भाव है। हम ये भूमि पूजन, ये शायद जो आपने हमारे एमपी साहब आ रखे हैं, शायद उनको पूरा वास्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है कि इस पे दो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने और अपर डिवीजन कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे दे रखा है। उसके बाद ये हाई कोर्ट भी गए थे जो मंदिर समिति वाले, वहां से वो एक तो उन्होंने वापस ले लिया और दूसरा टाइम बार्ड हो गया। तो हमें जो लगता है कि जो तीरथ सिंह रावत हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनको शायद इसकी वास्तविक जानकारी नहीं है, इसलिए वो भूमि पूजन करने आए। लेकिन हम इसका विरोध करना चाहते हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, हम जो ये करा रहे हैं, ये काम जो मंदिर समिति का अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र जी जो काम करा रहे हैं, पूजा समिति और मंदिर समिति उन्होंने दोनों का अध्यक्ष लिखा है, जो ये काम करा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और हमने उनसे कहा भी कि अगर आपको बड़ा मंदिर बनाना है तो उसके दो हैं, या तो आप कोर्ट से भाई आदेश ले आइए कि हम बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, या आप किसी और जमीन में बना लीजिए। अब उतना पैसा इस मंदिर को सुबह क्यों करना चाह रहे हैं? पौराणिक मंदिर है, भव्य मंदिर है और पूरी आस्था के साथ है। अगर उनको भव्य मंदिर बनाना है तो हम उनको जमीन दान देने के लिए तैयार है। उनके पास खुद की भी जमीन है अपनी पूजा समिति के पास और मंदिर समिति के पास, उसमें भव्य मंदिर बनाने में कोर्ट की कोई आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की जा रही है। हमने जब आइडिया था उसमें देखा था जो कोर्ट की अवहेलना करेगा वो अवमानना का भागीदार रहेगा, ठीक। और कोर्ट के आदेश सब कोर्ट उसमें प्रस्तुत किया गया, डीएम सबसे लेकर इवन वहाँ पौड़ी प्रशासन, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार तक को ये सारी चीजें गई, ठीक। इसमें कोई अतिक्रमण मंदिर की किसी तरह छेड़छाड़ नहीं हो रही है। पुराना मंदिर एज इट इज रहेगा, इसमें किसी तरह का वो नहीं है। अगर किसी पक्ष को विवाद बना लो तो विवाद बनाए, हमें कोई नहीं है, लेकिन इसमें मंदिर में कोई छेड़छाड़ नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।